नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच सोच, समझ और विजन का अंतर इतना बड़ा होता जा रहा है कि अब लग नहीं रहा कि यह खाई कांग्रेस पार्टी भर पाएगी। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिनका नेशन फर्स्ट का विजन एकदम क्लियर दिख रहा है पब्लिक को। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, जो देश की हर संस्था पर सवाल उठाते रहते हैं। देश से लेकर विदेश तक में उनका यही काम है। और आज तो उन्होंने भयंकर ही कांड कर दिया है बॉस। एक तरफ नरेंद्र मोदी आज देश की सेना को मजबूती देने वाले हथियार देश को सौंप रहे थे, देश को मजबूत बनाने की बात कर रहे थे। वो देश, पड़ोसी देश जो भारत के लिए खतरा हो सकते हैं, उनको खुला मैसेज दे रहे थे। और दूसरी तरफ राहुल गांधी बॉस, उन्होंने इंडियन स्टेट के साथ ही जंग का ऐलान कर दिया। मतलब एक तरफ मोदी हैं जो देश के दुश्मनों से लड़ने की तैयारी मजबूत कर रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो अपने ही देश की चुनी हुई सरकार के खिलाफ जंग की बात कर रहे हैं। मतलब गजब ही लेवल पर चला गया है इनका मामला भाई, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का। आज आपको विस्तार से देखना चाहिए कि मोदी कौन से हथियार लाए हैं, चीन को क्या खुला मैसेज दे दिया, और कैसे राहुल गांधी और कांग्रेस का एक और झूठ एक्सपोज हुआ जब कांग्रेस पार्टी का नया चमचमाता दफ्तर खुला। लेकिन पहले राहुल गांधी के लेटेस्ट कांड की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो बहुत खतरनाक है और वो कोई मामूली बात नहीं है। राहुल गांधी नेता विपक्ष होकर देश के खिलाफ ही लड़ने जैसी बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आज एक बहुत विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस की लड़ाई सिर्फ बीजेपी आरएसएस से नहीं है, इंडियन स्टेट से भी है। यानी मोदी विरोध में राहुल गांधी इंडियन स्टेट से लड़ने की बातें करने लगे। आज दिन भर राहुल गांधी के जिस बयान ने तूफान खड़ा कर दिया, हंगामा मचा दिया, पहले उस बयान को सुनिए, फिर उसके आगे की बात बताता हूं। I'd like to say one last thing, that do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS, and the Indian state itself. आप सोचिए बॉस, ये व्यक्ति भारत के लोकतंत्र में लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष है, और ये भाई साहब कह रहे हैं कि हम इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। सारी संस्थाएं बीजेपी ने कैप्चर कर लिया। अरे कैप्चर कर ली तो आप नेता प्रतिपक्ष कैसे हैं बॉस? काहे चुनाव लड़ते हैं? तो फिर मत लड़िए। इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ राहुल गांधी की लड़ाई तो समझ में आती है, लेकिन बॉस आप मोदी विरोध में इंडियन स्टेट से लड़ने चले हैं। राहुल गांधी विदेश से लौटे और लौटते ही उन्होंने बम फोड़ दिया, और ऐसा बम फोड़ा कि बवाल मच गया। राहुल गांधी एक नया शब्द लेकर आए, इंडियन स्टेट। राहुल गांधी बहुत दिनों से इन आरोपों में फंसे हैं कि उनकी पार्टी का डीप स्टेट से कनेक्शन है। तो क्या डीप स्टेट के जवाब में राहुल गांधी इंडियन स्टेट शब्द लेकर आए? क्या राहुल गांधी को विदेश जाकर इंडियन स्टेट कहने का आइडिया आ गया, या उनको यह नैरेटिव बताया गया है कि अच्छा मोदी और बीजेपी डीप स्टेट बोलते हैं तो तुम इंडियन स्टेट बोल के आओ? इससे पहले राहुल गांधी इंडियन स्टेट यह शब्द तो इस्तेमाल नहीं करते थे। विदेश गए छुट्टी पे, आए और इंडियन स्टेट, और वो भी लास्ट में बोल रहे हैं कि लास्ट वाली बात बताता हूं, यानी कुछ रखे थे कि लास्ट में ये बोल के जाऊंगा। तो क्या राहुल गांधी डीप स्टेट का जो नैरेटिव है उसके तोड़ने के लिए इंडियन स्टेट के खिलाफ जंग की बात कर रहे हैं? वैसे राहुल गांधी को यह बात भी समझनी चाहिए कि इंडियन स्टेट से लड़ने की बातें तो भारत के दुश्मन करते हैं। राहुल गांधी तो नेता विपक्ष हैं, वो ऐसी भाषा बोल कैसे सकते हैं? विदेश से लौटकर राहुल गांधी ने जो बयान दिया, उससे बीजेपी की यह थ्योरी मजबूत हो गई, जिसमें बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी विदेश में देश विरोधी ताकतों से मिलते हैं। विदेश से राहुल गांधी को मोदी विरोधी स्क्रिप्ट मिलती है। राहुल गांधी डीप स्टेट के इशारे पर नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं। नरेंद्र मोदी को कमजोर करने के चक्कर में राहुल गांधी देश को कमजोर कर रहे हैं। क्योंकि यह क्या सिर्फ इत्तेफाक है कि राहुल गांधी विदेश गए छुट्टी मनाने और लौटे और तुरंत उन्होंने इंडियन स्टेट से जंग है यह बोल दिया?
और उसके ठीक पहले डीप स्टेट की बातें हो रही थी, आरोप लग रहा था कि कांग्रेस और डीप स्टेट का कनेक्शन है। इसलिए अब बीजेपी राहुल गांधी के इस बयान पर फुल फायर मोड में। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को संविधान के अपमान और डीप स्टेट से कनेक्शन से जोड़ दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी डीप स्टेट के इशारे पर ही काम कर रहा है, देश को तोड़ने और समाज को बांटने की बात कर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि संविधान की शपथ लेने वाले नेता प्रतिपक्ष अब इंडियन स्टेट से लड़ने की बात कर रहे हैं। फिर राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर क्यों घूमते हैं? बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जॉर्ज सोरोस का नाम लेकर राहुल गांधी को घेरा और कहा गांधी परिवार अंबेडकर जी के अस्तित्व को नकार कर भारत का संविधान बदलने के बाद देश का विभाजन चाहता है। सोरोस के सपनों का टुकड़े टुकड़ों का भारत। एक बार बीजेपी कैसे राहुल गांधी के बयान पर हमलावर है, यह सुनिए। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि राहुल गांधी को अपनी मानसिक हालत की जांच करानी चाहिए। सुनिए एक बार। भारत से लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष भारत के हैं। संविधान जिसकी शपथ ली है वो भारत का है और नेता प्रतिपक्ष भारत का कहता है कि हम भारत स्टेट से लड़ रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया है, बल्कि राहुल गांधी जो देश विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मंच साझा करते हैं, उनके साथ गुप्त भेंट करते हैं, उनसे फंडिंग लेते हैं और उसके बाद ऐसे बयान देते हैं जो भारत की संप्रभुता के लिए खतरा बनती है। और यह कहना गलत नहीं होगा, ऐसा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो आज कलंक हैं। अब छोड़िए राहुल गांधी, क्या क्या किसी क्या उसको बोलो जाके अपने अपनी मेंटल स्टेबिलिटी जरा जाके चेक करे। बीजेपी के नेता गुस्से में। कोई कह रहा है राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पे कलंक है, कोई कह रहा है कि जाके अपने मानसिक इलाज कराएं, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को चेक कराएं। अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने यह विवादित बयान किस कॉन्टेक्स्ट में दिया। दरअसल इस बयान के बाद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के चुनाव का जिक्र किया, कहा कि चुनाव में बहुत गड़बड़ी हुई है। राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में अचानक 1 करोड़ वोटर बढ़ गए। राहुल गांधी यह चाहते हैं कि लोकसभा और विधानसभा में जितने लोगों ने वोट किया उनका नाम और एड्रेस चुनाव आयोग उन्हें दे दे। अब आप खुद देखिए, जो मांग राहुल गांधी कर रहे हैं वो कितनी गैर संवैधानिक है। किसी भी वोटर की जानकारी कि उसने वोट दिया है या नहीं दिया है या किस पार्टी को वोट दिया है, यह सब कुछ वोटर की राइट टू प्राइवेसी से जुड़ा है। उसे सार्वजनिक करना गैर संवैधानिक है। अगर चुनाव आयोग ये चाह भी ले तो भी कानूनी बाध्यता की वजह से वो डेटा सार्वजनिक नहीं कर पाएगा कि इसने वोट दिया था और इसने नहीं दिया था। दूसरी बात, अगर राहुल गांधी को डेटा की थोड़ी भी जानकारी होगी तो उन्हें पता होगा कि अगर उन्हें यह डेटा किसी तरह मिल भी जाए तो यह डेटा करोड़ों में है बॉस। घर घर जाके चेक कीजिएगा कि फलाने करोड़ों लोगों के घर में जाइएगा और कहिएगा कि तुमने दिया था नहीं दिया था वोट। और अगर राहुल गांधी को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोटरों की संख्या में कोई अंतर दिख भी जाता है तो उससे कुछ साबित नहीं होगा, क्योंकि यह बात सबको पता है कि जो व्यक्ति लोकसभा चुनाव में वोट देने गया है जरूरी नहीं कि वो विधानसभा चुनाव में वोट देने जाएगा। लगभग सभी राज्यों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के वोट प्रतिशत में अंतर होता ही होता है। तीसरी बात यह है कि राहुल गांधी ये क्यों भूल जाते हैं कि जम्मू कश्मीर और झारखंड में उनकी गठबंधन की सरकार ईवीएम से चुनकर आई है। उमर अब्दुल्ला ने तो हाल ही में चुनाव आयोग की तारीफ करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के चुनाव में कोई धांधली नहीं हुई। इन सब से तो यही लगता है कि राहुल गांधी सिर्फ माहौल बनाने के लिए, भ्रम की राजनीति को पंप करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। और इसमें कुछ नया नहीं है कि वो विदेश से आते फिर वही बातें कर रहे हैं। आज कांग्रेस के नए नवेले दफ्तर का उद्घाटन करते हुए भी राहुल गांधी की भ्रम की राजनीति फिर एक्सपोज हो गई। कांग्रेस का नया चमचमाता दफ्तर खुला तो कैसे राहुल गांधी और कांग्रेस का झूठ एक्सपोज हुआ वो आगे बताऊंगा। लेकिन चूंकि राहुल गांधी की सोच और विजन आप देख रहे हैं तो आपको नरेंद्र मोदी के बारे में भी बताता हूं। आज नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे आपको वो भी देखना चाहिए। जिस तरह हिंद महासागर में चीन और अरब महासागर में पाकिस्तान अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं, उसके जवाब में आज पीएम मोदी ने ऐसे ऐसे 3 घातक हथियार उतार दिए कि चीन और पाकिस्तान की सारी दादागिरी धरी की धरी रह जाएगी। इंडियन नेवी की ताकत बढ़ाने के लिए आज पीएम मोदी मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने नौसेना डॉकयार्ड में 3 वॉरशिप राष्ट्र को समर्पित किए। ये तीनों अल्ट्रा मॉडर्न वॉरशिप हैं जिससे नेवी की ताकत 3 गुना बढ़ गई। एक तरफ राहुल गांधी भारतीय स्टेट से लड़ने की बात कर रहा है, एक तरफ मोदी भारत को मजबूत करने का पूरा प्रयास कर रहा है।
अब अगर समंदर में भारत के दुश्मनों ने कोई साजिश की तो यह हथियार उन्हें पानी में अंदर डुबो डुबो के मारेगा। सबसे खास बात यह है कि इनमें से एक हथियार तो ऐसा है जो दुश्मन के सामने होने के बावजूद उन्हें दिखाई नहीं देगा और कब हमला करके गायब हो जाएगा दुश्मन को पता तक नहीं चलेगा। इन तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है कि पीएम मोदी ने भारत के आर्मी डे के मौके पर समंदर के 3 सबसे घातक हथियार गिफ्ट किए। इसमें पहला हथियार है आईएनएस सूरत, जो एक डिस्ट्रॉयर शिप है। इसमें लगी गाइडेड मिसाइल के जरिए दुश्मन के जहाजों को तबाह किया जा सकता है। दूसरा है आईएनएस नीलगिरी, जो स्टेल्थ फ्रिगेट है। यह अपनी तरह का देश का पहला वॉरशिप है। इसमें एडवांस सेंसर और वेपन सिस्टम है जो समंदर से लेकर आसमान में उड़ रहे दुश्मन को खत्म कर सकता है। तीसरा है साइलेंट किलर कही जाने वाली आईएनएस वाशगीर सबमरीन। यह दुश्मन के सामने होते हुए भी उसको नजर नहीं आएगी। जैसे वो मिस्टर इंडिया में नहीं था कि वो मिस्टर इंडिया है, दिख नहीं रहा है। यानी ये दुश्मन की जासूसी के साथ साथ उस पर हमला भी कर सकती है। आगे बढ़ने से पहले आपको इन हथियारों की एक झलक दिखाता हूं ताकि आप ये समझ सकें कि पीएम मोदी ने इंडियन नेवी की ताकत को आज किस लेवल पर पहुंचा दिया है। तस्वीरें देख रहे हैं बॉस, देख के एकदम झकाझक फील हो जाता है। पूरी दुनिया जानती है कि भारत एक शांति प्रिय देश है। पीएम मोदी का भी मानना है कि दुनिया का भविष्य युद्ध में नहीं बल्कि बुद्ध में। लेकिन कई बार अपने दुश्मन को काबू में रखने के लिए हथियारों की झलक दिखा देनी चाहिए ताकि उसे कोई गलतफहमी न रहे। इसलिए आज आपको इन हथियारों की कुछ खासियतों के बारे में भी बताता हूं। इनमें पहला हथियार है आईएनएस सूरत। यह एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इस पर बराक 8 ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइल और एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर तैनात किए जा सकते हैं। ये समंदर और आसमान से आने वाले दुश्मन के हथियारों को एक बटन दबाकर उड़ा सकते हैं। एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए इसमें 16 ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल्स तैनात हो सकती है। इसके अलावा एंटी एयर वॉरफेयर के लिए 32 बराक 8 मिसाइल तैनात की जा सकती है। समुद्र की गहराई में छिपे दुश्मन को निपटाने के लिए इसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर में टॉर्पीडो ट्यूब्स, एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स तक तैनात किए जा सकते हैं। इसके अलावा यह एक बार में 7,400 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है और 45 दिनों तक समुद्र में रह सकता है। यह है आईएनएस सूरत की ताकत, जो दुनिया के सबसे विनाशकारी जहाजों में से एक है। इसमें 75% तकनीक मेड इन इंडिया है। आईएनएस सूरत की एक और खास बात यह भी है कि यह बहुत ज्यादा वजन होने के बावजूद समंदर में अच्छी स्पीड से चल सकता है। इसका वजन 7400 टन का है और यह 56 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से समंदर में चल सकता है। आज पीएम मोदी ने इन हथियारों को पूरी दुनिया को दिखाते हुए चीन को एक मैसेज भी दिया। पीएम तो खुला बोलते हैं ना, मतलब सीधा हिसाब रहता है जिसको जो सुनाना है। तो एक बार सुनिए पीएम ने आज चीन के लिए क्या कहा है। उसके बाद साइलेंट किलर हथियार के बारे में भी बताऊंगा, जो होगा भी सामने तो भी दिखेगा नहीं बॉस। लेकिन पहले पीएम को सुनिए। भारत विस्तारवाद नहीं, भारत विकासवाद की भावना से काम करता है। भारत ने हमेशा ओपन, सिक्योर, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन का समर्थन किया है। यानी जो चीन इंडो पैसिफिक रीजन में कब्जा करना चाहता है उसको नरेंद्र मोदी ने सीधा सीधा हिसाब बता दिया कि सबको लेके चलना होगा बॉस। आईएनएस सूरत के अलावा पीएम मोदी ने आज आईएनएस नीलगिरी को भी देश को समर्पित किया। यह भी एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जो अल्फा स्टील्थ तकनीक से तैयार की गई है। यानी ये इतना मजबूत जहाज है कि दुश्मन के हथियार और समुद्र का खारा पानी कुछ नहीं कर सकता इसका। इसे लंबे समय तक समुद्र में तैनात किया जा सकता है। इसके आने के बाद इंडियन नेवी की ताकत समंदर में कई गुना बढ़ जाएगी। आईएनएस नीलगिरी से 3 डायमेंशंस यानी 3 तरह के खतरों को खत्म किया जा सकता है। एंटी सबमरीन, एंटी एयर और एंटी सरफेस हथियारों को लॉन्च किया जा सकता है। इसके कुछ फीचर्स आपको जानने चाहिए। जैसे आईएनएस नीलगिरी दुनिया के सबसे एडवांस मिसाइल डिस्ट्रॉयर में से एक है। यह 17A स्टील्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट का पहला जहाज है और इस तकनीक के आने के बाद नेवी में वॉरशिप की ताकत बहुत बढ़ जाएगी।
यह जहाज इतना बड़ा है कि इसके पिछले हिस्से से चेतक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और MH-60R हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन कर सकता है। इस वॉरशिप की मदद से उड़ान भरकर समुद्री लुटेरों को भी रोका जा सकता है। आपको याद होगा पिछले कुछ सालों में इंडियन नेवी ने कई देशों के कार्गो शिप को लुटने से बचाया है। आज पीएम मोदी इंडियन नेवी को तीसरा सबसे घातक हथियार INS बागशीर सबमरीन भी सौंपते दिखे। सबसे खास बात यह है कि सबमरीन को भारत में ही तैयार किया गया है। भारत सरकार की मेक इन इंडिया के तहत इसे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है। इस सबमरीन से दुश्मन के जहाज और सबमरीन पर एंटी शिप मिसाइलों से सटीक हमला किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि समंदर की गहराई में दुश्मन की कोई भी तकनीक इसकी सही लोकेशन का पता ही नहीं लगा सकती। यानी यह हमला करने के अलावा दुश्मन की जासूसी भी कर सकता है। इसमें सभी तरह के घातक हमलों के लिए भारी भरकम सेंसर और हथियार लगे हुए हैं। भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना में कलवारी क्लास की सबमरीन INS वागशीर को शामिल किया जाएगा। यह सबमरीन कलवारी क्लास की छठी सबमरीन, मतलब आसान भाषा में कहा जाए तो यह लेटेस्ट और एडवांस तकनीक से लैस सबमरीन है। कलवारी क्लास की 5 सबमरीन पहले से समंदर में तैनात है। इनकी खासियतें भी तो सुनिए। INS बागशीर सबमरीन की लंबाई 221 फीट लंबी है, ऊंचाई 40 फीट, वजन 1600 टन। समंदर में पानी के दबाव को झेलने के लिए इसे स्पेशल स्टील से बनाया गया है। इस सबमरीन में हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जिससे यह पानी की गहराई करीब 350 मीटर नीचे 50 दिन तक एकदम आराम से मजे में रह सकती है। सबसे खास बात यह कि सबमरीन स्टील्थ टेक्नोलॉजी से बनाई गई है, जिसकी वजह से यह रडार की पकड़ में ही नहीं आती। इस सबमरीन में 1250 किलोवाट के डीजल इंजन है, जिससे यह समंदर में 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। लेकिन अगर डीजल खत्म हो जाए तो इसके लिए इस सबमरीन में 360 बैटरी सेल्स हैं। हर बैटरी सेल का वजन करीब 750 किलो है। इन बैटरीज के दम पर INS वागशीर समंदर की सतह पर 6500 नॉटिकल माइल्स यानी करीब 12000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, जबकि समंदर के अंदर 1000 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है। INS वागशीर पूरी तरह से भारत में बनी है। इसे फ्रांस की कंपनी नेवल ग्रुप के साथ मिलकर मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है। यह सबमरीन साइलेंट किलर है। इसका मतलब यह है कि यह सबमरीन बिना आवाज की चुपचाप दुश्मन का काम तमाम कर देती। इसके पीछे के हिस्से में मैग्नेटाइज्ड प्रपल्शन मोटर लगाई गई। इस तकनीक को फ्रांस से लिया गया। यह तकनीक इंजन से आने वाली आवाज बाहर आने ही नहीं देती। इससे दुश्मन के खोजी हवाई जहाज हो या सबमरीन, इसकी जानकारी उन्हें ठीक से पता ही नहीं चल पाती। आवाज ही नहीं हो रहा, पता कैसे चलेगा कहां है। इसके अलावा यह समंदर की गहराइयों में माइंस बिछा सकती है, ताकि दुश्मन के वॉरशिप और सबमरीन में ब्लास्ट किया जा सके। यह सबमरीन एडवांस वेपन से लैस है। इसके ऊपरी हिस्से में 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स बनाई गई हैं, जिनसे टॉर्पीडोज को फायर किया जा सकता है। एक बार में 12 टॉर्पीडो इससे फायर हो सकते हैं। इसके अलावा एंटी शिप मिसाइल SM-39 भी लॉन्च की जा सकती है। सबमरीन में लगे हथियार और सेंसर हाई टेक्नोलॉजी कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़े हुए हैं। यानी यह सबमरीन एक जासूसी वॉरफेयर है, जो पहले दुश्मन की जानकारी इकट्ठा करेगी चुपचाप, और जब दुश्मन से खतरा होगा ठोक देगी। INS बागशीर को भी अरब सागर के आसपास तैनात किया जा सकता है। इससे भारत की समुद्री सुरक्षा कई गुना बढ़ जाएगी। 2017 से प्रोजेक्ट 75 के तहत लगातार समंदर की सुरक्षा को लेकर एक के बाद एक कलवारी क्लास की सबमरीन्स समंदर में उतारी जा रही है। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि भारत को INS वागशीर जैसी सबमरीन की जरूरत पड़ी क्यों। दरअसल भारत की समुद्री सीमा 7516 किलोमीटर लंबी है। इसमें बाईं तरफ अरब सागर में कराची से होने वाली हरकतों को कंट्रोल किया जा सकता है। राइट में बंगाल की खाड़ी है, जहां चीन लगातार घुसपैठ करता है। इसके अलावा नीचे हिंद महासागर में चीन ने अपने व्यापार के लिए कई आइलैंड पर कंट्रोल किया हुआ है। भारत ने अपनी इसी समुद्री सीमा की रक्षा के लिए घातक हथियारों को समंदर में उतारा है। मतलब चीन को, पाकिस्तान को पता रहना चाहिए कि भैया चू चपड़ मत करो, ठोक दूंगा। आप देखिए कि आमतौर पर नए साल के मौके पर ज्यादातर देशों के चीफ हॉलिडे प्लान करते हैं, किसी खूबसूरत जगह पर छुट्टी पर चले जाते हैं, अपने लिए बढ़िया बढ़िया चीजों की शॉपिंग करते हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग ही टाइप के प्रधानमंत्री हैं। नए साल में भारत के लिए नए नए खतरनाक हथियार खरीद रहे हैं। साल 2025 के लिए पीएम मोदी ने हथियारों की पूरी शॉपिंग लिस्ट बनाई हुई है भाई। सबसे खास बात यह है कि इनमें से कुछ हथियारों की डिलीवरी जल्दी ही शुरू हो जाएगी। पीएम मोदी 11 और 12 फरवरी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन के लिए फ्रांस जाने वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी फ्रांस के साथ कई बड़ी डिफेंस डील साइन कर सकते हैं।
पीएम मोदी इस बार इंडियन नेवी के लिए राफेल का एम वर्जन यानी राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। राफेल के इन मरीन फाइटर जेट को इंडियन नेवी के वॉरशिप आईएनएस विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। इसके अलावा इंडियन नेवी के लिए पीएम मोदी 3 स्कॉर्पियन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की डील कर सकते हैं। इस डील के तहत फ्रांस के नेवल ग्रुप की मदद से तीनों सबमरीन को भारत की मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स में तैनात किया जाएगा। इस डील में भारत के करीब 38,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पीएम मोदी की लिस्ट में भारतीय सेना के लिए तीसरा हथियार प्रचंड हेलीकॉप्टर है। यह स्वदेशी तकनीक से तैयार हल्के फाइटर हेलीकॉप्टर है जो खास तौर पर पाकिस्तान और चीन बॉर्डर की सुरक्षा के लिए एलओसी और एलएसी पर तैनात किए जा सकते हैं। पीएम मोदी ने 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दे दिया है। इस डील की कीमत लगभग 53,000 करोड़ रुपए है। हथियारों की लिस्ट में चौथा हथियार एडवांस टो आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS है। पीएम मोदी 307 आर्टिलरी गन सिस्टम का ऑर्डर दे चुके हैं। अगले कुछ सालों में इसकी डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। इस डील में 8,500 करोड़ रुपए की लागत आई। यानी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की सेना को, भारत की सीमा को मजबूत करते जा रहे हैं, सुरक्षित करते जा रहे हैं। आप में से बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि कुछ साल पहले पीएम मोदी ने भारत के लिए 36 रफाल खरीदे थे। अब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई भाई कि 26 और खरीद रहे हैं? दरअसल अभी तो राफेल खरीदे गए वो इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदे गए। अब इंडियन नेवी के लिए राफेल का एम वर्जन फाइटर जेट खरीदा जाएगा। राफेल का ये एम वर्जन खास तौर पर समुद्री एरिया पर में हवाई हमले के लिए डिजाइन हुआ है। नए राफेल को इंडियन नेवी के स्वदेशी एयरक्राफ्ट आईएनएस विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। राफेल का एम वर्जन उड़ान भरने और लैंडिंग के लिए शॉर्ट टेक और बट अरेस्टर लैंडिंग तकनीक लगाई गई है। इससे यह बहुत कम जगह पर लैंड हो सकता है। वो नहीं देखते कि जहाज पे आके लैंड करता है तो पीछे से गुब्बारा सा खुल गया या उसमें तकनीक लगी रहती है कि कम जगह में लैंड हो जाता है। तो अभी वाला राफेल तो वो तो हवा में उड़ने के लिए है, मतलब जमीन पर से, तो वो वहां कैसे उतरेगा? अभी आईएनएस विक्रांत पर रूसी MiG-29 तैनात हैं जो धीरे धीरे सेवा से बाहर हो रहे हैं। चूंकि पीएम मोदी का तो है कि भाई पहले से सोच के रखो कि जब हट जाएगा तब थोड़ी काम होगा। तो MiG-29 जेट्स करीब 50 साल पुराने हैं। आज की तकनीक के हिसाब से ये जेट्स आउटडेटेड हो रहे हैं। इसलिए पीएम मोदी नेवी की ताकत को बढ़ाने के लिए नए राफेल की तैयारी को लाने की तैयारी कर चुके हैं। बात चाहे सेना की ताकत हो, सनातन की ताकत की हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन एकदम क्लियर है। न सुरक्षा से समझौता, न सनातन की परंपरा को आगे बढ़ाने से कोई कसर। आज पीएम मोदी ने नौसेना को वो त्रिशक्ति दी जो वक्त आने पर चीन और पाकिस्तान को 3rd डिग्री टॉर्चर देगी। आज ही पीएम मोदी ने सनातन और अध्यात्म को मजबूत करने वाला भी एक काम किया। पीएम मोदी ने आज एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन टेम्पल का लोकार्पण किया। यह इस्कॉन टेम्पल मुंबई के पड़ोसी शहर नवी मुंबई के खारघर में बना है, जहां आज पीएम मोदी पहुंचे और पूरे विधि विधान के साथ इससे भव्य इस्कॉन टेम्पल का इनॉग्रेशन किया। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित इस मंदिर का नाम श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर रखा गया है। आप देखिए कि इस्कॉन के लोकार्पण के दौरान पीएम मोदी कैसे भक्ति रस में डूबे हुए नजर आए। मैं अभी देख रहा था श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर परिषद की जो रूपरेखा है, इस मंदिर के पीछे जो विचार है, इसका जो स्वरूप है, उसमें अध्यात्म और ज्ञान की संपूर्ण परंपरा के दर्शन होते हैं। वृंदावन के 12 जंगलों पर आधारित एक उद्यान भी विकसित किया गया है। मुझे विश्वास है ये मंदिर परिसर आस्था के साथ साथ भारत की चेतना को भी समृद्ध करने का एक पुण्य केंद्र बनेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ देश की ताकत बढ़ा रहे हैं, सनातन की ताकत बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो जिस तरह से फेक नैरेटिव की बात करते हैं, इंडियन स्टेट से लड़ने की बात करते हैं,
और कैसे कांग्रेस जो है वो एक के बाद एक झूठ की राजनीति करती रही है, ये देश ने देखा है। आज कांग्रेस के नए दफ्तर के उद्घाटन के साथ ही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का एक और फेक नैरेटिव बस्ट हो गया। कांग्रेस ने दिल्ली के कोटला रोड के अपने नए चमचमाते दफ्तर का उद्घाटन किया। यह नया दफ्तर है कांग्रेस का। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने दिल्ली में अपने इस आलीशान दफ्तर को बनवाने में 250 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सुनने में लग रहा हो 250 करोड़ रुपए, वो भी उस कांग्रेस पार्टी ने जिसने लोकसभा चुनाव के दौरान, आपको याद होगा, कितना रोना पीटना मचाया था। आरोप लगाया था कि मोदी ने तो कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करवा दिए। हाय हाय, अब हम कैसे चुनाव लड़ेंगे, अब हमारे पास तो पैसा ही नहीं बचा, हमारे उम्मीदवारों के पास तो ट्रेन के टिकट के पैसे नहीं हैं। यही कहती थी ना कांग्रेस। बीजेपी का दफ्तर दिखा के कहती थी कि बताइए इनको कितना चंदा मिल रहा है, इतना आलीशान दफ्तर बना रहे हैं। अपना दफ्तर कम है, 250 करोड़ का दफ्तर बनाए। बनाने में दिक्कत नहीं है बॉस, बनाइए ना, 500 करोड़ का दफ्तर बनाइए, लेकिन खुद कंबल ओढ़ के घी मत पीजिए और दूसरे को गाली दीजिएगा। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जो अपने आलीशान नए दफ्तर में बैठेंगे, अब कोई उनसे पूछे कि जब चुनाव लड़ने के पैसे नहीं थे तो इस दफ्तर को बनाने के लिए कौन से खजाने से पैसे निकल रहे हैं। कांग्रेस का नया दफ्तर बीजेपी मुख्यालय से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है, जिसका उद्घाटन आज सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। और करीब 46 साल बाद कांग्रेस पार्टी का परमानेंट एड्रेस बदल गया। कांग्रेस का पुराना ऑफिस 24 अकबर रोड था, अब नया पता है 9A कोटला रोड, नई दिल्ली। इस दफ्तर को इंदिरा भवन नाम दिया गया है। तो जो कांग्रेस और राहुल गांधी ने कांग्रेस और राहुल गांधी आरोप लगाते नहीं थकते कि बीजेपी ने तो अपने दोस्तों के दम पर इतना आलीशान दफ्तर बना लिया। अब वही कांग्रेस अपने नए दफ्तर में शिफ्ट हो रही है, जो किसी राजमहल से कम नहीं दिख रहा। नाम भी इंदिरा भवन है, मतलब गांधी परिवार से ये लोग बाहर ही नहीं निकल पाते। दे देते ना कुछ और ना। अभी मनमोहन सिंह के लिए इतना आंसू बहाए थे, मनमोहन सिंह के नाम पे रख देते। कांग्रेस का नया दफ्तर तकरीबन 2.25 एकड़ में फैला है, 6 फ्लोर है। टॉप फ्लोर पर कांग्रेस अध्यक्ष का कमरा है। नए दफ्तर में बिजली के लिए सोलर एनर्जी पैनल लगे हैं, हाई स्पीड इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था और सुविधा दी गई है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए। अच्छी बात है, बनाइए दफ्तर, लेकिन दूसरा करता है तो उसको बेईमान मत बताइए। देश में सच बोलना सीखिए। खैर, यही पॉलिटिक्स है कि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी चुनावों में पिछड़ जाते हैं, पब्लिक देखती ना है। लेकिन जब चुनाव की बात हो रही है तो दिल्ली चुनाव की बात जरूरी है। FIR की भरमार, केजरीवाल पर हमले का अलर्ट। दिल्ली चुनाव के पहले फिर अरेस्ट होंगे क्या केजरीवाल? नुपुर शर्मा, स्मृति ईरानी बीजेपी के आखिरी लिस्ट में क्या धमाका होने वाला है? केजरीवाल नामांकन भरने निकले, इधर संजय सिंह बारात लेकर क्यों आ गए? अब इसका चैप्टर। दिल्ली का चुनाव टॉप गियर में चल रहा है। आज सभी पार्टी के सारे दिग्गज नेता एक साथ सड़क पर उतर गए। दिल्ली की सड़कों पर आज का माहौल देखकर जनता भी कह रही है कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर था, चुनाव की असली पिक्चर तो आज से शुरू हुई है भाई। आज एक ही दिन में अरविंद केजरीवाल, प्रवेश वर्मा, रमेश बिदूड़ी, आतिशी, सारे बड़े बड़े नेताओं ने नॉमिनेशन फाइल कर दी। दिल्ली में आज अरविंद केजरीवाल के नॉमिनेशन में क्या हुआ, प्रवेश वर्मा का कौन सा नया वीडियो केजरीवाल लेकर आ गए, दिल्ली के चुनाव में 2 जोड़ी जूते की बात क्यों होने लगी, कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में कौन कौन से चौंकाने वाले नाम हैं, क्या बीजेपी आखिरी लिस्ट में स्मृति ईरानी और नुपुर शर्मा को टिकट देने वाली है, ये सब आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि अरविंद केजरीवाल बीच चुनाव में दिल्ली में कैसे उन पर डबल मुसीबत आ गई। पहली मुसीबत तो अरविंद केजरीवाल पर यह आई है कि गृह मंत्रालय ने ईडी को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की मंजूरी दे दी। यह मंजूरी शराब घोटाले से जुड़े केस में दी गई है। पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था और कहा था कि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी, इसलिए जरूरी परमिशन ली गई। दूसरी मुसीबत यह है कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा होने की आशंका है। खालिस्तानी उन्हें टारगेट कर सकते हैं, ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनके पास खबर है। यानी अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला भी हो सकता है क्या, यह सवाल खड़ा हो रहा है। अब आपको बताता हूं कि वो कौन लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल की जान के पीछे पड़े। अरविंद केजरीवाल को लेकर खुफिया एजेंसीज ने जो अलर्ट जारी किया है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल पंजाब बेस्ड खालिस्तानी हमला, पंजाब में जो खालिस्तानी बेस्ड हैं वो उन पर हमला कर सकते हैं। सुरक्षा एजेंसीज ने अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी को रिव्यू किया है। खुफिया एजेंसीज ने केजरीवाल पर थ्रेट की जानकारी दिल्ली पुलिस को दे दी है। अरविंद केजरीवाल को फिलहाल Z+ की सुरक्षा मिली हुई है। यानी एक तरफ शराब घोटाले के आरोपों में फंसे केजरीवाल पर कानूनी मुसीबत बढ़ गई है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की जान को भी खतरा बताया जा रहा है।
लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्हें भगवान पर भरोसा है, उनका चुनाव पर फोकस है, भगवान उन्हें बचाएगा। सुनिए एक बार। के खिलाफ थ्रेट आया, इंटेलिजेंस अलर्ट है कि अरे यार क्या कर रहा है यार, खालिस्तानी एलिमेंट से ऊपर वाला बचाएगा, ऊपर वाला बचाएगा। आज ही मंत्रालय ने ईडी के आपके रमेश जी के खिलाफ जांच के लिए उसको सैंक्शन दे दिया है। वो उस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, हम इस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का टाइम अभी बहुत टाइट है, इसलिए वो सारी मुसीबतों को साइड में करते चले जा रहे हैं। उनका फोकस सिर्फ दिल्ली चुनाव पर है। दिल्ली चुनाव के लिए आज उन्होंने नामांकन भी भर दिया। केजरीवाल के साथ साथ आज सभी पार्टियों के ज्यादातर उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। जैसे अगर आप लिस्ट देखिएगा, नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल ने नॉमिनेशन भर दिया। उनके खिलाफ बीजेपी से प्रवेश वर्मा ने नामांकन भरा है। जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया ने पर्चा भरा। कालकाजी सीट से बीजेपी के रमेश बिदूड़ी ने नॉमिनेशन फाइल किया। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज नॉमिनेशन कराए। दिल्ली की बाबरपुर सीट से गोपाल राय, रोहिणी सीट से बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता ने नामांकन भर दिया। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बादली सीट से नामांकन दाखिल किया। तो मतलब जितने बड़े बड़े नाम हैं सबने आज नॉमिनेशन फाइल किया। आज दिल्ली चुनाव की सबसे हॉट सीट नई दिल्ली पर सबसे ज्यादा चर्चित 2 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। एक तरफ अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली की सड़क पर शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन करते दिखे। दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा ने भी सियासी ताकत दिखाते हुए नामांकन दाखिल किया। दिल्ली में नामांकन की आखिरी तारीख 17 जनवरी है। 5 फरवरी को वोटिंग है। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नॉमिनेशन से पहले महिला समर्थकों के साथ वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर गए। हनुमान मंदिर में अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ पूजा की। मंदिर में दर्शन के बाद अरविंद केजरीवाल महिला समर्थकों के साथ करीब 2 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए नॉमिनेशन के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे और चुनाव में महिला वोटर्स का आशीर्वाद मिलने की उम्मीद जताई। एक बार अरविंद केजरीवाल को सुनिए, फिर बताऊंगा नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे रहे बीजेपी के कैंडिडेट प्रवेश वर्मा ने नॉमिनेशन से पहले हाथों में त्रिशूल क्यों उठा लिया। बस मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहूंगा कि काम के लिए वोट दीजिएगा। एक तरफ काम करने वाली पार्टी है और एक तरफ गाली गलौज देने वाली पार्टी है। गालियां देने से कोई फायदा नहीं होता है, गालियां देने से कोई तरक्की नहीं होती, विकास नहीं होता। हम इस बात पे चुनाव लड़ रहे हैं कि हमने पिछले 10 साल में क्या काम किया, आगे 5 साल में क्या काम करेंगे। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीजेपी के कैंडिडेट प्रवेश वर्मा ने भी आज नॉमिनेशन फाइल किया। नॉमिनेशन से पहले प्रवेश वर्मा ने भी वाल्मीकि मंदिर में पूजा की। प्रवेश वर्मा समर्थकों के साथ रोड शो निकालते हुए नॉमिनेशन के लिए निकले। जब प्रवेश वर्मा का रोड शो मंदिर के बाहर पहुंचा तो प्रवेश वर्मा गाड़ी की छत पर खड़े होकर समर्थकों का अभिवादन भी करने लगे। इस दौरान किसी समर्थक ने प्रवेश वर्मा के हाथों में त्रिशूल पकड़ा दिया। हाथों में त्रिशूल लहराते हुए प्रवेश वर्मा ने विक्ट्री साइन दिखाया। देखिए तस्वीर। नॉमिनेशन के बाद प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट पर बीजेपी को नंबर 1 बनाने का दावा किया। एक बार उनको भी सुनिए, फिर बताता हूं नॉमिनेशन पर जूते को लेकर कौन सा विवाद खड़ा हो गया। दिल्ली के तो कोई काम किए नहीं, तो अभी वो ऊपर वाले की शरण में चले गए। दिल्ली के काम किए होते तो दिल्ली वाले से वो कहते कि आप लोग मुझे वोट दीजिए। अभी ये बात उनको भी पता है, मगर आज जो है प्रभु के आशीर्वाद से सबसे पहले मेरा नामांकन हुआ है अभी तक नई दिल्ली विधानसभा से। तो जैसे मेरा यहाँ से अपना नंबर 1 पे हुआ है नामांकन, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी भी नंबर 1 पे आएगी। प्रवेश वर्मा नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को हराने का दावा कर, इसलिए वो लगातार आम आदमी पार्टी के निशाने पर भी हैं। प्रवेश वर्मा को लेकर आम आदमी पार्टी के आरोप कैश, चश्मा, बेडशीट, सोने की चेन से होते हुए आज जूते तक पहुंच गए। आम आदमी पार्टी ने प्रवेश वर्मा के नॉमिनेशन से जुड़ा एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, आरोप लगाया और चुनाव आयोग को भी निशाने पर लिया। इस वीडियो में प्रवेश वर्मा महिलाओं को जूते पहनाते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने प्रवेश वर्मा पर खुलेआम जूते बांटने का आरोप लगाया, इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया और सवाल उठाए कि इस तरह के वीडियो आने के बावजूद चुनाव आयोग के अधिकारी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। खुद अरविंद केजरीवाल ने भी इसे दिल्ली के लोगों का अपमान बताया। कहा कि क्या दिल्ली के लोग एक जूते जोड़ी से खरीदे जा सकते हैं क्या। अरविंद केजरीवाल को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि जूता कांड पर बीजेपी क्या कह रही है और चुनाव आयोग ने क्या किया है।
उनको लगता है एक जूते से वो दिल्ली के लोगों को खरीदेंगे? क्या दिल्ली के लोग एक जूते की जोड़ी से खरीदे जा सकते हैं? ये तो दिल्ली के लोगों का अपमान है। जो व्यक्ति ये सोचता है कि दिल्ली के लेके महिलाओं में काफी नाराजगी थी, कुछ को मिला ही नहीं, तो जिसको ये लगता है कि वो एक जूते की जोड़ी से दिल्ली के लोगों को खरीद लेगा, उससे मैं उसके बारे में क्या कहूँ। वैसे एक बड़ा बेसिक सा सवाल ये है कि अगर किसी को वोट लेने के लिए जूता बांटने होगा तो इतने कैमरे हैं वहां पे थोड़े ही इस तरह से काम करें। भाई बीजेपी कह रही है कि वो कोई ठंड में बिना जूते चप्पल के चल रहा है तो उसको पैर में जूता नहीं पहनाए क्योंकि इलेक्शन है। ये बीजेपी कह रही है या बीजेपी के समर्थक कह रहे हैं। इस जूता कांड पर चुनाव आयोग ने जांच के आदेश हालांकि दे दिए हैं। दिल्ली के चुनाव में सबकी नजरें नई दिल्ली सीट पर अटकी हैं। इस सीट पर अरविंद केजरीवाल की राह कितनी आसान और कितनी मुश्किल है उसकी सियासी रिपोर्ट भी आपको बताता हूं। नई दिल्ली सीट पर कुछ बातें अरविंद केजरीवाल के पक्ष में, जैसे वो लगातार 3 बार से इस सीट पर चुनाव जीतते आ रहे हैं। साल 2013 में उन्होंने इसी सीट से शीला दीक्षित को 2 गुने ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था। इस सीट पर अरविंद केजरीवाल को लगातार 50% से ज्यादा वोट मिलते आ रहे हैं। अब ये आंकड़े देखकर तो लगेगा कि अरविंद केजरीवाल की स्थिति तो मजबूत ही है, वो आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन नहीं बॉस। कुछ ऐसे भी फैक्ट्स हैं जो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के लिए चुनाव केक वॉक नहीं होने वाला, आसान नहीं होने वाला। जैसे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 10 साल की सत्ता विरोधी लहर भी है। पहली बार अरविंद केजरीवाल के टक्कर में बीजेपी और कांग्रेस ने 2 बहुत मजबूत चेहरे उतारे। बीजेपी से प्रवेश वर्मा और कांग्रेस से संदीप दीक्षित। दोनों नेता पूर्व सीएम के बेटे हैं। दोनों दिल्ली के सांसद रह चुके हैं। प्रवेश वर्मा वो सांसद हैं जो लगातार 2 बार रिकॉर्ड वोटों से जीत चुके हैं। दिल्ली में उनकी अच्छी पकड़ भी। यानी अरविंद केजरीवाल के लिए एक तो एंटी इनकम्बेंसी से उनको लड़ना होगा, 10 साल की सत्ता विरोधी लहर, और दूसरा 2 बड़े चेहरे उनके सामने होंगे। चुनावी वार पलटवार के बीच दिल्ली चुनाव के और भी रंग हैं। आम आदमी पार्टी ने लगातार बीजेपी के सीएम कैंडिडेट पर सवाल उठाए। उसने अनोखे अंदाज में बीजेपी पर सियासी हमला किया। कार्यकर्ताओं के साथ संजय सिंह ने एक आज बारात निकाल दी और इसे बीजेपी की बारात बताया, जिसमें दूल्हा गायब दिखाया इन लोगों ने। आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि बीजेपी के पास कोई सीएम फेस नहीं है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर तंज कसा कि भाई बारात तो निकली है लेकिन दूल्हा ही नहीं, देखिए घोड़ी पे कोई है ही नहीं। जबकि आम आदमी पार्टी का दूल्हा अरविंद केजरीवाल है। इस बारात की भी दिल्ली में बड़ी चर्चा हुई। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच किस तरह मोर्चेबंदी चल रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दोनों की तरफ से एक दूसरे पर आरोपों की बौछार चल रही है। धड़ाधड़ केस भी दर्ज हो रहे हैं। बीजेपी की अलग अलग शिकायतों पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ अब तक 5 एफआईआर हो चुकी है। ये सभी मामले दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में दर्ज हुए हैं। पहली एफआईआर आम आदमी पार्टी पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की फोटो और वीडियो से छेड़छाड़ के मामले में हुई है। दूसरी एफआईआर जो हुई है वो दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान के खिलाफ दर्ज हुई है। यह मामला यूपी और बिहार के लोगों को लेकर गलत बयानबाजी का है। तीसरी एफआईआर आम आदमी पार्टी के खिलाफ दर्ज हुई है, जिसमें आरोप है कि आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर गृह मंत्री अमित शाह की आवाज और वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पोस्ट किया गया। चौथी एफआईआर आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दर्ज हुई है। आरोप है कि पार्टी और केजरीवाल ने पीएम मोदी को लेकर गलत जानकारी के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट अपलोड की। पांचवी एफआईआर आम आदमी पार्टी के नेता राम गुप्ता के खिलाफ दर्ज हुई है। आरोप है कि राम गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री आवास को राजमहल बताया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाए एक वीडियो की मदद से झूठा दावा किया कि प्रधानमंत्री आवास में कई अलग अलग कमरे केवल सूट, बूट, जूते, चश्मे, स्कार्फ जैसे सामान रखने के लिए बनाए गए। इसके अलावा दिल्ली के सीएम आतिशी के खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज हुई। आतिशी पर चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी गाड़ी के इस्तेमाल का आरोप लगा है और चुनाव आयोग के निर्देश पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। यानी एफआईआर की भरमार हो रखी है आज की डेट में। इतना ही नहीं, दिल्ली में बीजेपी इस बार आम आदमी पार्टी को हराने के लिए कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत के बाद बीजेपी दिल्ली में चुनावी जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बीजेपी ने प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी समेत कई बड़े नेताओं को चुनावी रण में उतार दिया। अगर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट्स की बात करें तो आपको बताता हूं कि बीजेपी क्या अभी भी एक तुरुप का इक्का दबाए बैठी है क्या? यह सवाल क्यों उठ रहा है भाई? दिल्ली में अगर आप देखेंगे टोटल सीट कितनी है, 70 सीटों वाली विधानसभा है। कैंडिडेट कितने उतारे हैं अभी तक? अगर आप देखेंगे कैंडिडेट कितने उतारे,
आम आदमी पार्टी, उसने 70 के 70 कैंडिडेट उतार दिए कि भाई जाओ लड़ो। कांग्रेस, उसने अभी तक 63 कैंडिडेट उतारे हैं। और बीजेपी अभी तक सबसे पीछे है, बीजेपी ने अभी तक 59 कैंडिडेट उतारे हैं। अब सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि भाई बीजेपी क्यों नहीं उतार रही, उसके पास 70 लोग नहीं है क्या ढंग के, इतना टाइम क्यों लग रहा है, 20 दिन बचे हैं चुनाव। दिल्ली में नॉमिनेशन के सिर्फ 2 दिन बचे हैं, बीजेपी को अभी 11 कैंडिडेट की घोषणा और करनी है। ऐसे में सबकी नजरें बीजेपी कैंडिडेट्स की आखिरी लिस्ट पर आकर टिकी है। चर्चा है कि बीजेपी की आखिरी लिस्ट में बड़ा धमाका हो सकता है। अटकलें हैं कि बीजेपी की तीसरी लिस्ट में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बीजेपी से निलंबित फायर ब्रांड नेता नुपुर शर्मा की भी एंट्री हो सकती है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि दिल्ली की ग्रेटर कैलाश सीट पर मौजूदा मंत्री सौरभ भारद्वाज के खिलाफ स्मृति ईरानी को टिकट मिल सकता है, जबकि बाबरपुर सीट पर मौजूदा मंत्री गोपाल राय के खिलाफ नुपुर शर्मा को कैंडिडेट बनाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के इन दावों पर ग्रेटर कैलाश सीट से आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी ट्वीट किया। अपने ट्वीट में सौरभ भारद्वाज ने एक अंग्रेजी अखबार के आर्टिकल की तस्वीर शेयर की, जिसमें दावा किया गया है कि ग्रेटर कैलाश में सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दिल्ली बीजेपी स्मृति ईरानी को एक ऑप्शन के तौर पर चाहती है। तो उन्होंने लिखा कि भाई वैकेंसी है, अप्लाई करो। लेकिन क्या यह होगा नहीं होगा, यह तो वक्त तय करेगा। फिलहाल दिल्ली चुनाव जो है वो बड़ा जबरदस्त हो रखा है। पाठशाला की अब अगली क्लास, महाकुंभ की सबसे रहस्यमयी दुनिया का सच आपको दिखाऊंगा, वो खुलासा जो आपको हैरान कर देगा। नागा साधु फ्लावर नहीं फायर हैं। अब्दाली से लेकर औरंगजेब तक को धूल चटाने वाले नागाओं का अनसुना इतिहास आज आपके लिए लेकर आया हूं। प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ अपने आप में एक दुनिया है और इस दुनिया में इतने रहस्य हैं कि आप सोच नहीं सकते। महाकुंभ जाने वालों के मन में आस्था और भक्ति भाव ही नहीं होता, बल्कि कई सवाल भी मन में होते हैं, जिसे लिए भक्तों का सैलाब महाकुंभ की तरफ चला आ रहा है। करोड़ों भक्त अब तक पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगा चुके हैं और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। भक्तों के आने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। भक्तों के लिए महाकुंभ क्षेत्र में दिन रात का कोई अंतर नहीं रह गया है। 24 घंटे भक्ति की अलग गूंज रही है। लोग आ रहे हैं, अपने अपने मन में महाकुंभ की याद लेकर जा रहे हैं। कोई अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए आ रहा है, कोई अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने आ रहा है। महाकुंभ वो मेला है जिसके सामने बाहरी संसार छोटा लगने लगता है। यहां ऐसे लोग भी हैं जो करोड़ों की नौकरी छोड़कर सन्यासी जीवन जी रहे हैं, तो ऐसे भी लोग हैं जो ग्लैमर की चकाचौंध भरी दुनिया छोड़कर सनातन की राह अपना रहे हैं। महाकुंभ की रहस्यमयी दुनिया और उसके खुलासों के बारे में आगे बताऊंगा। पहले आप देखिए कि किस तरह से लोग महाकुंभ के रंग में रंगे हुए हैं। क्या देसी क्या विदेशी, सब पर कुंभ का कुमार छाया हुआ है। ये जिस बाबा को आप देख रहे हैं, इनका नाम अभय सिंह राजपूत है और ये IIT बॉम्बे से इंजीनियरिंग कर चुके हैं। एरोस्पेस इंजीनियर के तौर पर काम भी किया है। करोड़ों रुपए की नौकरी कनाडा में कर रहे थे, लेकिन जीवन का लक्ष्य नहीं मिल रहा था। फिर अपने सवालों के जवाब हासिल करने के लिए अध्यात्म की राह पर निकल पड़े और आज महाकुंभ में अपने सवालों का जवाब खोजने के साथ लोगों की उलझनें भी दूर कर रहे हैं। आप सोचिए बॉस, करोड़ों की नौकरी छोड़कर लोग सनातन में डूब रहे हैं। अभय सिंह राजपूत क्यों, सुनिए जीवन को लेकर क्या बता रहे हैं। मैं तो लोगों को यही समझ आता हूँ कि तुमको जब गेम ही समझ में नहीं आया पूरा क्या है, तो तुम खेल क्या रहे हो। उस गेम को तो समझोगे ना कि ये गेम क्या है, तभी तो खेलोगे। बट बहुत सारे लोग बिना गेम को समझ के खेल रहे हैं। वो उस हिसाब से खेल रहे हैं जो उनको बताया गया है कि गेम क्या है। जो आपकी सराउंडिंग्स ने, आपके टीचर्स ने, अपने माँ बाप ने जो बता दिया कि देखो ये है खेल, जो आपको इन्फॉर्मेशन दी ना, जैसे इतिहास का भी वैसे होता है कि ये हुआ था, किसी ने बताया कि ये हुआ था, अब उसको भी कैसे पता कि ये हुआ था। तो हमारी जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं सारी एक्वायर्ड नॉलेज है, बाहर से जो आई हुई है। और उसमें तुम जब उसको परे जाते हो कि हाँ चाहिए तो ठीक है, इस दुनिया ने मुझे बताया है, असली सच क्या है। इसी महाकुंभ में ऐसी भी एक रहस्यमयी दुनिया है जिसके बारे में ज्यादातर लोग सिर्फ बाहर से जानते हैं। महाकुंभ में आने वाले नागा सन्यासियों का जत्था लोगों में जोश भर देता है। नागा सन्यासियों का अल्हड़पन, उनका बिना संकोच अपनी बात कहना और दुनिया के बंधनों से मुक्त होना लोगों को खूब पसंद आता है। ऐसे ही मौकों पर नागा साधुओं और नागा अखाड़ों की चर्चा होती है। इसके बाद ये कहां चले जाते हैं कोई नहीं जानता। नागा साधु कैसे बनते हैं ये भी बहुत लोगों को नहीं पता है।
सबसे बड़ी बात यह है कि नागा साधुओं के इतिहास के बारे में तो शायद ही किसी को पता हो। नागा साधुओं का वो इतिहास भी आज आपके लिए लेकर आया हूं जो वीरता और बलिदान की कहानियों से भरा हुआ है। नागा साधुओं को सनातन का रक्षक कहा जाता है। नागा साधुओं के तार आदि शंकराचार्य तक जाते हैं। नागाओं के इतिहास में वो चैप्टर भी जब नागाओं ने अहमद शाह अब्दाली को मात दी, औरंगजेब की सेना को हराया। नागा साधुओं का इतिहास बहुत पुराना है और इस दौरान नागाओं ने सनातन की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े, बहुत बलिदान दिए। विदेशी आक्रांताओं से देश की रक्षा में नागा साधु सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं। अहमद शाह अब्दाली अफगान शासक था जिसने भारत पर 8 बार हमले किए थे। 1757 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत के कई मंदिरों और धार्मिक नगरों को तबाह किया। 1757 में अब्दाली की सेना मथुरा वृंदावन तक पहुंच गई। उस समय अब्दाली की सेना को गोकुल में नागाओं ने हराया था, जिसके बारे में इतिहासकार अक्षत गुप्ता ने अपनी किताब द नागा वॉरियर्स बैटल ऑफ गोकुल वॉल्यूम 1 में लिखा कि 1757 में अब्दाली की सेना ने मथुरा, वृंदावन और गोकुल पर हमला किया। उस समय गोकुल में देश भर से नागा साधुओं का जमावड़ा लगा हुआ था। अब्दाली ने गोकुल जीतने की जिम्मेदारी अपने सेनापति सरदार खान को दी। सरदार खान अपने साथ 4000 सैनिक लेकर गोकुल की तरफ बढ़ा। गोकुल में सरदार खान की सेना के सामने 111 नागा साधु तलवार और भाला लेकर खड़े हो गए। नागा साधुओं को देखकर सरदार खान ने कहा कि नागा साधुओं को वो दोपहर से पहले निपटा देगा। लेकिन युद्ध शुरू होते ही नागा साधुओं ने कुछ ही देर में अफगान सेना को हरा दिया। राख से सने नागा साधुओं की युद्ध कला देखकर सरदार खान बुरी तरह घबरा गया। सरदार खान की हालत के बारे में अब्दाली को पता चला तो उसने और सैनिक भेजे कि जाओ जाओ देखो फंसा हुआ, बचाओ उसको। लेकिन नागा साधुओं के सामने अब्दाली की सेना तिनकों की तरह बिखर गई। नागा साधु ने अफगान सेना के आधे से ज्यादा सैनिक मार गिराए। नागा साधुओं से डरकर सरदार खान ने अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया। यह है नागा साधुओं का इतिहास। आप सोचिए, सिर्फ तलवार और भालों के दम पर नागा साधुओं ने अफगान सेना के परखच्चे उड़ा दिए। गोकुल पर कब्जा करने की सोच रहा अब्दाली नागाओं से बुरी तरह पराजित हो गया। नागा साधु अपनी धुन के पक्के होते हैं। वो ईश्वर के अलावा किसी से नहीं डरते बॉस, और धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसकी एक और कहानी है जिसकी बड़ी चर्चा होती है, और यह कहानी भी कुंभ से जुड़ी हुई है। 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह जहांगीर कुंभ में आने वाला था। उस समय साधु और सन्यासियों ने इसका काफी विरोध किया कि जहांगीर यहां क्यों आएगा भाई। लेकिन जहांगीर से लड़ने का सामर्थ्य साधुओं में नहीं था। लेकिन नागा साधुओं ने जहांगीर को खत्म करने की योजना बना ली। शैव और वैष्णव संप्रदाय के नागा साधुओं ने इस योजना को बनाया। जब जहांगीर प्रयागराज कुंभ में आया तो उस पर हमला करने की तैयारी थी। नागा साधुओं ने मिलकर एक मानव पिरामिड तैयार कर दिया। पिरामिड के सबसे ऊपर एक नागा योद्धा कटार लिए खड़ा था। जैसे ही जहांगीर वहां आया, नागा योद्धा ने उस पर कटार से हमला किया। हालांकि इस हमले में जहांगीर बच गया, लेकिन इसकी बड़ी चर्चा हुई। नागा साधुओं का इतिहास ऐसे किस्सों से भरा हुआ है जब सनातन की रक्षा के लिए नागाओं ने सन्यासी होते हुए भी सैनिक की भूमिका निभाई। नागा साधुओं की इस गौरवशाली इतिहास के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। इसलिए तो कहता हूं ना कि पाठशाला देखिए, सनातन को समझिए, जानिए। मजाक उड़ाते हैं लोग, नागा साधु बिना कपड़ों के घूम रहे। पहले सामने वाले को समझिए तो कि वो है क्या, फिर मजाक उड़ाइएगा। आप मजाक बन जाते हैं ऐसी बातें करके। कुंभ और महाकुंभ जैसे अवसरों पर नागा साधुओं की चर्चा होती है, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। नागा साधु हमेशा सनातन और हिंदुत्व के विरोधियों के खिलाफ खड़े रहे। नागा साधुओं का इतिहास महाराणा प्रताप के साथ भी जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि अकबर ने जब महाराणा प्रताप पर हमला किया था तो नागा साधुओं ने महाराणा प्रताप के साथ मिलकर अकबर से युद्ध लड़ा था। मुगलों के खिलाफ महाराणा प्रताप का युद्ध राजस्थान के चपली तालाब और रणकड़ा में हुआ था। इस युद्ध में नागा साधुओं ने महाराणा प्रताप के साथ मिलकर मुगलों से युद्ध किया। नागाओं की ऊर्जा और महाराणा प्रताप की बहादुरी से युद्ध में मुगलों की हार हो गई थी। यह भी कहा जाता है कि आज भी चपली तालाब में बलिदान हुए नागा सन्यासियों की समाधियां हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि नागाओं ने सनातनियों की रक्षा के लिए बलिदान देने में भी संकोच नहीं किया था। ऐसा भी नहीं है कि नागा साधु बिना किसी तैयारी के युद्ध लड़ते थे। नागा साधुओं को शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की बकायदा शिक्षा दीक्षा मिलती थी, और इसी वजह से राजा महाराजा नागा योद्धाओं को अपनी सेना तक में भर्ती करते थे। इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ 10 नामी नागा सन्यासीज में लिखा है
कि शैव और वैष्णव दोनों संप्रदाय के नागा साधुओं ने राजपुताना, गुजरात और अन्य क्षेत्रों के राजाओं के लिए कई युद्ध लड़े। नागा साधु रक्षात्मक और आक्रामक दोनों तरह से इन क्षेत्रों की रक्षा करते थे। इसके बदले में नागा योद्धाओं को भूमि और वार्षिक भत्ते दिए जाते थे। 18वीं शताब्दी के दौरान नागा योद्धा उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बड़ौदा, मारवाड़, भुज के महाराजाओं के साथ काम करते थे और कई राज्यों में तो नागा योद्धा नियमित रूप से वेतन पाने वाली स्थायी सेना का हिस्सा हुआ करते थे। यह है नागाओं का गौरवशाली इतिहास। नागाओं की वीरता के किस्से भारत ही नहीं, विदेशों तक फैले थे। विदेशी इतिहासकारों ने भी नागाओं की बहादुरी और युद्ध कौशल के बारे में लिखा। मुगल बादशाह औरंगजेब ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा था। मुगल सेना ने वाराणसी में इतना अत्याचार और खून खराबा किया था कि उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। लेकिन उस दौर में भी नागाओं ने मुगल सेना को धूल चाटने के लिए मजबूर किया था। और इसका जिक्र अमेरिकन इतिहासकार जेम्स जी लॉकफील्ड ने अपनी किताब द इलिस्ट्रेटेड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म वॉल्यूम 1 में किया है, जिसके मुताबिक साल 1664 में औरंगजेब की मुगल सेना ने वाराणसी पर हमला किया था। उस समय महानिर्वाणी अखाड़े के नागा योद्धाओं ने युद्ध लड़ा। ज्ञानवापी कुएं के पास युद्ध में नागा योद्धाओं ने मुगल सेना को हराया। इसके हाथ से लिखे दस्तावेज महानिर्वाणी अखाड़े के पास रखे हुए थे। आप खुद सोचिए कि विदेशी इतिहासकार ये सब लिख रहे हैं, जबकि भारत में कुछ लोगों ने तो ऐसा इतिहास लिखा जिसमें औरंगजेब को हिंदुओं का हितैषी तक करार दे दिया गया। बॉस, मुगलों ने भारत के सनातन गौरव को मिटाने की न जाने कितनी कोशिशें की। प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक सनातन को खत्म करने की कोशिश की गई। इसी तरह से हरिद्वार पर भी औरंगजेब ने हमला किया था। साल 1666 में औरंगजेब की सेना ने हरिद्वार के कुंभ पर हमला किया। मुगल सेना के खिलाफ नागा योद्धाओं ने मोर्चा खोल दिया। भाई, नागा योद्धाओं ने अन्य साधुओं और संतों को एकजुट किया। सभी ने मिलकर हरिद्वार में मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। नागा योद्धाओं की वजह से हरिद्वार से मुगल सेना को भागना पड़ा। लेकिन आपने मुगलों का इतिहास इतना पढ़ा होगा, नागा साधुओं के बारे में आपने कितना पढ़ा है, सोचिएगा। नागा साधुओं ने सिर्फ सनातन के लिए ही युद्ध नहीं लड़े। देश पर जब भी संकट आया तब नागा साधुओं ने योद्धा का वेश धारण करके हथियार उठाए। विदेशी आक्रांताओं और मुगलों से लड़ने वाले नागा योद्धाओं और सन्यासियों ने देश के लिए अंग्रेजों से भी युद्ध लड़ा। सन्यासियों ने बंगाल में ब्रिटिश राज के खिलाफ युद्ध लड़ा था। इस युद्ध के बारे में बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी किताब आनंद मठ में लिखा है। यानी आप कल्पना तक नहीं कर सकते कि सनातन की रक्षा और देश की रक्षा के लिए नागाओं ने क्या क्या नहीं किया है। यहां तक कि राम जन्मभूमि आंदोलन में भी नागा साधुओं ने हिस्सा लिया था। ब्रिटिश सेना के खिलाफ युद्ध में नागा योद्धाओं ने गजब की बहादुरी दिखाई थी। अंग्रेजों के होश उड़ गए थे भाई। ब्रिटिश सेना अपने सामने किसी को कुछ समझती तो थी नहीं, लेकिन जब नागाओं की ताकत उन्होंने देखी तो वो भी हैरान रह गए। ब्रिटिश सेना को भी लगा कि भारत पर राज करने के लिए नागा साधुओं और योद्धाओं को रोकना होगा। इसलिए तब ब्रिटिश सरकार ने नागाओं के लिए कड़े नियम और कानून बना दिए, क्योंकि वो जिससे घबराते थे उसको खत्म करने लगते थे अंग्रेज। बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने नागाओं के लिए कानून बना दिया। इसके तहत नागा सन्यासियों के हथियार रखने पर बैन लगाया गया। साथ ही नागा सन्यासियों के बंगाल आने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को डर था कि अगर नागा सन्यासियों ने बगावत कर दी तो उनको रोक पाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कानून बनाकर नागाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह है नागाओं का इतिहास, जो उन्होंने देश और सनातन को समर्पित किया है अपना जीवन। नागा सन्यासियों के जीवन का लक्ष्य ही सनातन की रक्षा है। नागा सन्यासियों को सनातन योद्धा भी कहते हैं, जिनके आगे मुगलों और अब्दालियों तक को हार माननी पड़ी। लेकिन महाकुंभ का एक और रहस्य है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, और यह रहस्य है एक वृक्ष का, जिसने अपनी जगह पर खड़े खड़े 23 बार मुगलों को पराजित किया। सोचिए सनातन की ताकत, जहां एक पेड़ तक अपने विरोधियों को जीतने नहीं देता है। प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र में संगम के पास एक किला है जिसे अकबर ने बनवाया था। इसी किले के अंदर वो अक्षय वृक्ष है जिसे नष्ट करने के लिए मुगलों ने पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन हर बार मुगलों को निराशा ही हाथ लगी। आपको इस वृक्ष का इतिहास बताता हूं, जिसके दर्शन के बिना महाकुंभ की यात्रा अधूरी मानी जाती है। फारसी विद्वान अहमद अल बरूनी 1017 ईस्वी में भारत आया था। उसने अपनी किताब तारीख अल हिंद में लिखा कि प्रयागराज में संगम के पास एक बड़ा सा वृक्ष है जिसकी लंबी लंबी शाखाएं हैं। ये एक वट वृक्ष है जिसे अक्षय वट कहा जाता है। अक्षय वट के बारे में इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने अपनी किताब शिवाजी अ नेशन बिल्डर में लिखा है
कि मुगल बादशाह जहांगीर ने प्रयागराज के अक्षय वट को जड़ों से उखाड़ने की कोशिश की थी। अक्षय वट को आग से जलाने की भी कोशिश की। जहांगीर ने अक्षय वट को लोहे की मोटी चादर से ढक दिया था। जहांगीर ने अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा था कि उसने अक्षय वट को नष्ट कर दिया। लेकिन 1 साल के अंदर ही अक्षय वट में फिर से कोपलें आने लगी और वो बढ़ने लगा। कहा जाता है कि इस घटना के बाद जहांगीर ने खुद कहा था कि भारत से हिंदुत्व कभी खत्म नहीं होगा, और इसका प्रमाण ये अक्षय वट है। सनातन धर्म में प्रयागराज के अक्षय वट की बड़ी मान्यता है। मान्यता है कि इस अक्षय वट को स्वयं माता सीता ने वरदान दिया था, जब प्रलय आएगी तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, लेकिन अक्षय वट को कुछ नहीं होगा। इसी अक्षय वट को मुगलों ने नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। अकबर ने बाद में संगम के किनारे किला बनवाया तो अक्षय वट को किले के अंदर कर लिया और भक्तों की एंट्री पर रोक लगा दिया। मुगलों के बाद अंग्रेज आए, उन्होंने भी अक्षय वट के दर्शन पर पाबंदी नहीं हटाई। दिसंबर 2018 में प्रधानमंत्री मोदी अक्षय वट के दर्शन करने के लिए गए थे। उसी समय पीएम मोदी ने कहा था कि सनातन के महान प्रतीक को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, और उसी के बाद जनवरी 2019 में कुंभ के दौरान अक्षय वट को आम जनता के दर्शन के लिए खोला गया था। अभी 13 दिसंबर 2024 को ही पीएम मोदी ने फिर से प्रयागराज में अक्षय वट के दर्शन किए थे।